नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मरूफ दानिशवर और जनाब दफ़ाई तजिया नगार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया अलालत के बावजूद। गॉड ब्लेस यू। जनरल साहब, सवाल बड़ा अहम है, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपसे टेक लिया जाए। इजराइल में ख़बरें आ रही हैं कि उनकी लीडरशिप वे कर रही है ऑप्शंस, ईरान की न्यूक्लियर जो तनसीबात हैं उन पर हमला करने के बारे में अपने वो ऑप्शंस देख रहे हैं। डू यू थिंक दे कैन गो टू दैट एक्सटेंड? और ये हमाकत, वो पहले तो वो हर को सब कुछ कर ही रहे हैं, बट आप समझते हैं कि ये इतना आसान होगा? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। और अगर ये उनकी न्यूक्लियर तनसीबात पे हमला कर सकते तो अभी तक कर चुके होते। और ये इसको वे ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने आर्जी तौर पे एक किस्म का सुपरमेसी या एडवांटेज हासिल कर ली है हिजबुल्लाह पे, हमास पे। अब होतीज़ को वो अटैक कर रहे हैं। और लेकिन ईरान एक डिफरेंट मामला है। ईरान की एक पोटेंट मिलिट्री फोर्स है। ईरान या तो एटमी ताकत बन चुका है या बहुत ही करीब है, और इस बात का अमेरिका को पता है। और वे ज़रूर कर रहे हैं कि अगर इसी हल्ले में ईरान को न्यूट्रलाइज कर सकें, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे। उनके फाइनल एनालिसिस में उन्हें पता होगा और पता होना चाहिए कि ईरान एक बहुत ताकतवर मुल्क है, और अगर ईरान पे वो न्यूक्लियर स्टेशन पे हमला करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग या न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर उसमें गए तो इसराइल का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जल साहब, ये बताइए, अगर वो हमला करते हैं ईरान पर, तो रूस भी क्या खामोश बैठेगा? अगर वो ईरान पे हमला करते हैं तो हमारा हमसाया है ईरान, वहाँ पर पाकिस्तान में ग्वादर, ये उस साइड पे चीन की जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्या चीन खामोश बैठेगा? फिर क्या होगा सर अगर वो हमला करता है तो? देखें, अगर वो ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन पे हमला करते हैं तो उनका फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। उनके जहाज़ कई अरब ममालिक के ऊपर से गुजरेंगे। तो अगर ईरान की सालमियत को अगर वो तरफ देख रहे हैं तो ईरान जवाबी हमले में उन अरब ममालिक को भी अटैक कर सकता है जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और अगर जिस किस्म का भी उसके पास न्यूक्लियर ताकत है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और उसका मतलब यह है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी। चल साहब, एक और बात तो इसका मतलब है सर कि क्या अरब ममालिक में एयर स्पेस तो नहीं देंगे अपनी? अभी तक तो बयानात ऐसे ही आ रहे हैं कि अरब ममालिक भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। देखिए जी, वो बयान दे सकते हैं, लेकिन इजराइल और ईरान तक पहुंचने के लिए बीच में इराक की स्पेस आती है, बीच में सीरिया की स्पेस आती है, बीच में लेबनान की आती है, बीच में जॉर्डन की आती है। तो किसी ना किसी की तो एयर स्पेस वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जल साहब, ये बताइएगा, क्या तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि किसी की एटमी तनसीबात पर इस तरह से हमला हो? नंबर 1। नंबर 2, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या इससे भी ताबकारी के खतरात होते हैं आबादियों को, या दुनिया को कितना खतरा लाहक होता है? कहीं आपके अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए हैं या उनको ऑपरेट करने का जो ऑपरेटर्स है उसकी तबाही के क्या फॉल आउट हो सकती है? देखिए, दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूक्लियर हथियार जो है इस्तेमाल नहीं हुए, और उन्हीं के इस्तेमाल होने के बाद आज तक जिन ममालिक में न्यूक्लियर हथियार हैं जैसे रशिया और अमेरिका के पास थे, वो जंग के बहुत नज़दीक आते हुए पीछे हट गए। और पाकिस्तान इंडिया की भी मिसाल आप देख लें, हमने 65 में वॉर लड़ी, उसके फ़ौरन 5 साल बाद दोबारा 71 में वॉर लड़ी, लेकिन 71 के बाद आज तक हमारी मुकम्मल कोई वॉर नहीं है। वो इसीलिए है कि दोनों मुल्क समझते हैं कि जंग को अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ाया गया तो ये दोनों मुल्क के लिए तबाही है। तो मेरा अपना ये एनालिसिस है कि इजराइल कभी भी ईरान पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में हमला नहीं करेगा। अच्छा जल साहब, एक और हवाले से जल साहब, हमारे वज़ीर आज़म ने तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम पर जो बात की है, मिसाइल सीरीज़ प्रोग्राम पर, और ये अमेरिका की जानिब से ये बात आ रही है कि जो नए नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बात करने की। आप क्या समझते हैं कि दबाव ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा या जो बात हो चुकी वो हो चुकी? देखिए, अमेरिका हम पे एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। मैं आपके सामने एक जो बड़ी मशहूर उनका कोटेशन है, हेनरी किसिंगर, जो बहुत ज़्यादा मशहूर स्टेट ऑफ उनके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उनका कहना था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ ऑफ अमेरिका, ओनली इंटरेस्ट।
तो जहाँ अमेरिका की इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक वो उनसे मुल्कों से रवाबित रखते हैं। कोई उनकी ना परमानेंट दोस्ती होती है ना उनकी परमानेंट कोई एनिमिटी है। तो पाकिस्तान एक खित्ते का बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत करीबी तल्लुकात है और पाकिस्तान से तमाम रूट्स जो हैं वो चाहे इंडिया की तरफ जाएँ, चाहे सेंट्रल एशिया की तरफ जाएँ, चाहे अरब ममालिक की तरफ जाएँ, चाहे चाइना की तरफ जाएँ, वो पाकिस्तान से जाते हैं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ग्वादर जो डीपेस्ट सी पोर्ट है दुनिया की, उसको वो बना रहा है। तो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने एंगेज रखा है, तो एंगेज ही रखेंगे। बयानात हद तक प्रेशर डाल सकते हैं बट एक हद से आगे वो कभी नहीं जाएंगे। आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है ज़ाहिर एक इंडिया स्पेसिफिक है और हम शायद कभी बम ना फोड़ते अगर इंडिया पहल ना करता तो हमें, और फिर ये बम अगर हम ना फोड़ते तो शायद 2010 में जब ये हमारे यहाँ बिल्डअप हुआ था तो शायद ये हम पे चढ़ दौड़ने की कोशिश भी करते। तो जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हमें क्या पॉलिसी रखनी चाहिए, अमेरिका से कैसे नेगोशिएट करना चाहिए और इसको आवाज़ को कैसे उठाना चाहिए कि ये अगर वो हमला करने की बात करते हैं तो हम डिप्लोमेटिकली क्या कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में क्या है कि जो हम दुनिया के अमन को तबाह होने से रोक पाएँ? देखें, पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमने हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और पाकिस्तान का जो जितने भी मिलिट्री ताकत है उसमें हम सेल्फ रिलायंट हैं। हमारे पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, हमारे पास अनकन्वेंशनल यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। ये हमारे तमाम दुश्मनों और दोस्तों को पता है। तो पाकिस्तान के एक बड़ा अहम मकाम है। पाकिस्तान के OIC के 57 ममालिक में से वाहिद न्यूक्लियर पावर है। इसके 25 करोड़ अवाम है और जब भी मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान के सारे अवाम इकट्ठे हो जाते हैं। हमने ये रियलाइज़ करना है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हमने इकोनॉमिकली इम्प्रूव करना है। और पाकिस्तान मिलिटरीली तो बहुत स्ट्रांग है बट हमने इसी तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है और पूरे पाकिस्तान ने अवाम ने मिल के पाकिस्तान की इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए यकजान होके इस दुनिया में अपना मकाम पैदा करना है इंशाअल्लाह। जनरल साहब, ये अभी हम सबसे बड़ी प्राइस और हैवी प्राइस हमने पे की आज भी कर रहे हैं। आए रोज़ चाहते लेते हैं हम इस टेररिज्म को साफ़ करने के लिए। ये अफ़गानिस्तान वाला मामला देख लें, TTP वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक अल्लाह के फजल से हमने काफ़ी हद तक काबू तो पा लिया है। तो आप क्या समझते हैं इन डेज़ टू कम इसमें कोई कमी होती नज़र आती है जो हमारे ऊपर अटैक या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पर हो रहे हैं? आप समझते हैं कुछ स्ट्रेटजी इन प्लेस है या करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं पाकिस्तान की जो क़यादत है, सियासी क़यादत या मिलिट्री क़यादत समझता हूँ। ख़ासतौर पे मिलिट्री क़यादत जो है वो इस मकाम पे अपनी मेहनत से और अपने जो है वो प्रोफेशनल एक्यूमेंट से पहुँची है। उनको पाकिस्तान की सालमियत का पूरा इदारक है और जो इन्होंने अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक 4 जगहों पर की है, मेरे ख्याल में ये पहले कर देनी चाहिए थी। तो ये अफ़गानिस्तान को वो हमारी बातों से नहीं समझ रहे थे, इससे उनको काफ़ी समझ आ गई होगी। मैं अब फ्यूचर में ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की लीडरशिप, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की लीडरशिप बेहतर एक लीडरशिप का मुज़ाहरा करेगी और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये फितना और ख़वारिज पाकिस्तान से भी इनका खात्मा हो जाएगा और अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी कोशिश करेगी कि ऐसे जो बैरूनी अनासर हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। और जल्द साहब, क्या सब वैसे तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी गहरी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि चाइना कुछ मायूस नज़र आता है, कुछ नाराज़ नज़र आता है। क्या वजह है सर कि यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है और हमारे जो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन ये मायूसी की खबरें क्यों आ रही हैं? देखिए, खबरें आती रहती हैं और आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है और लोग फेक न्यूज़ को बढ़ चढ़ के फैलाते भी हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और फेक न्यूज़ बिकती भी है। बट मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक हिस्ट्री है। हमने हर अच्छे और जैसे मैंने पहले कहा बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ है। हमारा एक कॉमन विजन है और हम समझते हैं कि चाइना की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान की तरक्की चाइना की तरक्की है। इसी विजन के साथ हम चलेंगे और इसी विजन के साथ हमारी पूरी कौम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है।
जल साहब, कल हमने ये खबर की भी कि हम जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं जो कि सिर्फ 3 मुल्कों के पास हैं, ये कितनी मुद्दत में हम तक पहुंच सकते हैं? और ये खबरें भी आई हैं कि हमारे जो फ़िज़ाइया के हमारे जो पायलट्स हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, और उसमें टाइम फ्रेम क्या लगता है आपको? देखिए, ये खबरें मैंने भी मीडिया में देखी हैं और सुनी हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को और ताकतवर बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन कर सकते हैं वो करेंगे, और जो चीन को तरक्की में मदद देने के लिए पाकिस्तान कर सकता है वो पाकिस्तान करता रहेगा। अब इसमें इंडिया को ये ख्याल करना चाहिए, वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और वो एक प्रॉक्सी बना हुआ है अमेरिका की। इतने बड़े मुल्क को जिसकी आबादी 1.5 अरब हो और जो कोई रीजनल पावर बनना चाहता हो, यूएन की परमानेंट सीट हासिल करना चाहता हो, उसको शर्म आनी चाहिए कि एक बड़ी ताकत की प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ पे वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। अगर उनको अकल आ जाए और समझ जाए तो बेहतर है। तो आप देखें, अगर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ बेहतर तल्लुकात कर लेते हैं तो ये दुनिया की 40% आबादी बनती है। तो 40% आबादी अगर एक दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन सर अगर भारत को अकल नहीं आती और भारत जो है वो प्रॉक्सी रहता है अमेरिका की, तो फिर क्या वो तनहा नहीं हो जाएगा पूरे इलाके इस खिते में? रूस जो है वो अमेरिका के खिलाफ है, ईरान की अमेरिका के साथ दुश्मनी है, और दीगर ममालिक जो है वो भी अमेरिकन पॉलिसियों से जो है वो नाला है। तो क्या जो भारत है वो अपने आप को तन्हाई की तरफ नहीं ले जा रहा? बिल्कुल ले जाएगा, और मैं ये समझता हूं कि उनके लीडर्स में किस किस्म की सोच डेवलप हो रही है और वो बातचीत कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस हद तक अमेरिका की तरफ झुकाव कर लें कि वो चीन से उनके तल्लुकात ख़राब हो जाएं। देखिए, इस तमाम मामलात के बावजूद इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ, वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। $100 बिलियन से ज़्यादा वो ट्रेड एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए एक हद से ज़्यादा अमेरिका को सपोर्ट करेगा।